एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू की है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गारों का समंदर बना रही हैं। नए दौर के तकाज़ों की अगर हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक जदीद तालीम की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में रोज़गार हासिल करके ना सिर्फ बेहतर मुकाम हासिल कर सकें बल्कि ज़र मुबादला पाकिस्तान लाकर मुल्क की भी खिदमत करें। इस हवाले से उन्होंने कहा कि भारत ने अपने नौजवानों को तालीम देकर दुनिया भर में भेजा, जिससे अब वो मुस्तफ़ीद हो रहा है। हमें भी चाहिए कि हम अपने नौजवानों को तकनीकी तालीम देकर ख़ुद को नॉलेज बेस इकॉनमी बनाएं। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, सियासी गुफ्तगू भी आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, उनमें वाहिद फ़र्क तो फिर हम तालीम का ही देखते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं? किसी भी हम गवर्नमेंट की अगर बात कर लेते हैं, मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम भी नहीं लूंगा, तमाम जमातों ने हुकूमत की है इस मुल्क पर, तो आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज थी जो इन तमाम हुकूमतों को रोकती रही है? हमारी अव्वलीन तरजीह तालीम क्यों नहीं रही? मेरे ख्याल में हमारा सियासी निज़ाम और इंतज़ामी ढांचा शुरू से कुछ इस तरह से कायम हुआ है कि उसमें एक तो मरात याफ्ता तबके का गलबा रहा है और उन्होंने फिर ऐसी पॉलिसियाँ बनाई, ऐसे बजट बनाए जिसमें जो हमारी मईशत है वो भी जाहिर है कि आम लोगों तक उसके समरात नहीं पहुँचे। हमारी जमहूरियत के समरात आम लोगों तक नहीं पहुँचा और उसमें बुनियादी फुकदान जाहिर है, जैसा कि आपने पॉइंट आउट की निशा, वो है कि तालीम का फुकदान। और जीडीपी यानी मुल्क की जो कौमी मजमूई पैदावार है उसका कम अज़ कम 5% तालीम पे खर्च होना चाहिए, 5% सेहत पे खर्च होना चाहिए, और उसी के साथ साथ 2-2.5% कम अज़ कम हुनर सिखाने के इदारे कायम हो। और हम अपनी इतनी बड़ी आबादी की आबादी के लिहाज से हम एक बड़ा मुल्क है, तो फिर हमें अपने इंसानी वसाइल को तरक्की देनी चाहिए। तो जो माशरती और समाजी शोबे हैं, तालीम, सेहत और हुनर, इंसानी वसाइल को तरक्की देना, अगर ये हमारी बुनियादी हदफ हो जाए, कुछ हमारी टैक्सों के निज़ाम में इस्लाहात हो जाए कि हम डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय बराह रास्त आमदनी पर टैक्स लगाए। और जैसा कि मैं नहीं कहता कि ज़रई आमदनी पर छोटे किसानों ज़मींदारों पर टैक्स लगाए, लेकिन बड़े वडेरों पर टैक्स हो, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है आइन के अंदर। तो अगर आइन में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, जुल्म और इम्तियाज़ होगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इसी तरीके से वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए कि मरकज़ से सूबों को मिलता है तो सूबों से बल्दियात को, शहरों को, ज़िलों को मिलने की कोई ज़मानत आइन में नहीं दी गई। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। फिर जो इख्तियारात हैं, एक पूरा सिस्टम है सत्तार साहब जिसको रेगुलेट करने की जरूरत है, जिस तरह से आप भी निशानदेही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात हमने जो देखी कि एमक्यूएम ने इस जानिब सोचा, बात की गई इस पर, और कितनी ऐसी सियासी जमातें हैं, जैसे कि आपने अपने मंशूर में तालीम की बात की है, उसको शामिल किया है, कितनी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने मॉडर्न तालीम पर बात की, उसको अपनी जमात के मंशूर का हिस्सा बनाया। मेरे ख्याल में अगर वो बनाते भी हैं तो उनके जो अल्फाज है मंशूर में, उससे नज़र आता है कि बहुत बेदिली के साथ वो ऐसा कर रहे हैं और उनके कॉल और फेल में तजाद है। जबकि मैं आपको ये सिर्फ कि देखें, एमक्यूएम एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों की जमात हमेशा से रही है। कुछ खामियां खराबियां हम में आईं जिसका हमें शऊरी तौर पर एहसास भी है और उसकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ, फिर हम कमज़ोर हुए, हमारी तकसीम हुई। तो अब हम अपनी उन सारी कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खामियां खराबियां हमारे आई थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात सारी सियासी जमातों में जिसका फुकदान है, और जो आप देखेंगे कि भाई 60, 65, 70 साल से ऊपर लीडरशिप है, 35 साल से कम उम्र के लोग खाल नजर नजर ही नहीं आते। तो मैंने खालिद मकबूल भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई से ये बात की, हमने तय किया है कि हम इंतखाबात में भी 35 साल से कम उम्र के लोगों को एक मुनासिब तादाद में मौका देंगे इलेक्शन लड़ने का। और इसी तरीके से पार्टी के स्ट्रक्चर तंजीम में भी हमें 35 साल से कम उम्र के लोगों को आगे लाना है, क्योंकि अब जाहिर है कि अमली तौर पर हम अल्लाह ताला अगर हमारी
जिंदगियां हैं भी और सेहत के साथ हैं तो हम कितना और काम कर सकेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हमें बहुत जल्द नजरिए को अपनी जमात और नौजवानों तक मुंतकिल करने की जरूरत है उस नजरिए को। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, हमने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। दूसरा, हमारी जो गलती थी वो दुनिया के टर्निंग पॉइंट को हमने नोट नहीं किया, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर तवज्जो नहीं दी। दुनिया वहां पर शिफ्ट हो गई है। हमें अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। जिस तरह से एमक्यूएम बात कर रही है कि अगर हम आलमी मार्केट में देख रहे हैं, वहां पर तो बड़ी गुंजाइश मौजूद है नौजवानों के लिए। देखिए ना, ये आईटी के सेक्टर में हमारे पड़ोसी ममालिक को हम देखें, इवन हम बांग्लादेश की बात करें, और मैं समझता हूँ कि देखें थाईलैंड कहाँ था, कोरिया कहाँ था, मलेशिया कहाँ था। ये इन्होंने जो तरक्की की वो अपने इंसानी वसाइल की तरक्की थी ना, जिसमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, हर जगह अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, आईटी को यूज़ नहीं करेंगे, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेटावर्स है, वेब 3 की बात हो रही है, हम 5G पर पूरी दुनिया जा रही है, और फिर उसके बाद अगर आप तिब्बी साइंस में देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ से कहाँ चली गई है। और ये सारी चीज़ों में अगर हम बहुत जल्द अपने लोगों को इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं करेंगे तो आलमी मईशत में हम अपना हिस्सा कैसे लेंगे, हम सर उठाकर कैसे चलेंगे, IMF की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करेंगे। तो जो एक ज़माने में साउथ कोरिया ने हमारे 5 साल 10 साल मंसूबों को लिया और उसकी कॉपी की, हमने उनको कॉपी देने की बजाय ओरिजिनल दे दिया ऐसा लगता है, और अब हमारे पास कोई मंसूबा नहीं 5 साल 10 साल। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जाना चाहिए। वडेरों, जागीरदारों, सरमाएदारों का गलबा, जो मौरूसी सियासत है उसको कम करने, ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, ताकि जो दुनिया के साथ हम भी कदम मिलाकर चल सकें और दुनिया की मईशत में अपना हिस्सा हासिल कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा यूरोप की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम यूके को देखें तो वहां पर हमारे मुल्क से बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जो कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसी किसी अप्रोच पर क्यों काम नहीं किया? अरब ममालिक से अगर हम बात करते हैं, अफ्रीकी कंट्री से बात करते हैं, हमारे पास भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक सेक्टर मौजूद है, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो पाकिस्तान भी इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि हमारे ही डॉक्टर्स बाहर जाकर काम कर रहे हैं, हमारे असातिज़ा बाहर जाकर पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि चलें, अगर इसका आगाज़ करना है तो सऊदी अरेबिया है, UAE है, और इसी तरीके से बहरीन है, क़तर है, ये वो ममालिक है जहाँ हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ कायम कर सकते थे, हम अपने अच्छे दर्स व तदरीस के इदारे कायम कर सकते थे। कम से कम हम वहाँ से शुरू करते। देखें ना, पूरी दुनिया ने आकर वहाँ अपनी जामियात कायम करना शुरू किए थे। कनाडा, अमेरिका, UK, उनकी यूनिवर्सिटीज़ अब इन ममालिक में कायम हुई हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते थे? जबकि एक वक्त था कि हमारे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में UAE के जो हुक्मरान तबका है, सऊदी अरेबिया का, बहरीन, कतर, कुवैत का, वो और इसके अलावा भी वो तालिब इल्म पढ़ने आते थे। अफ्रीका के तालिब इल्म यहाँ होते थे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि हमने कहीं रास्ते में जाकर बड़ी गलतियाँ की, बड़े गलत फैसले किए, अपनी इकॉनमी को नॉलेज बेस बनाने की बजाय तालीम में सरमायाकारी नहीं की, सेहत में नहीं की, इंसानी वसाइल की तरक्की में नहीं की। ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन और फिर जाहिर है कि जब बाहर हमारे असातिज़ा जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर भी एक अच्छा सैलरी पैकेज दे के इन्वेस्ट करें ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें। इंडिया ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, ये कसीर आबादी वाले ममालिक हैं, उन्होंने भी अपने इंसानी वसाइल को तरक्की दी। तो आज अमेरिका हो, कनाडा, यूरोप हो, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO जो है वो इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, चाइना के हैं।
तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि वक्त है एक कौमी इत्तेफाक राय कायम हो जाए। इलेक्शन की बिसात बिछ रही है और इलेक्शन से पहले हो जाए तो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इन मामलों में जरा लैग करता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप हिंदुस्तान की भी मिसाल हमें दे रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। जिस तरह से जो इत्तेहाद का पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी मुस्तरब दिखाई दे रही है और यही कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उन्हें नहीं मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है। आपको नजर आ रहा है इंतखाबात होते, जो डेट दी गई है उसी पर इंतखाबात होंगे, और साथ ही साथ इस हवाले से जो कहा जा रहा है एक परेशानी नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनसे भी बात होगी, उनसे भी मुलाकात होगी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 15 सालों में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अगर सिंध में ही सिर्फ उसका इख्तिदार कायम रहा और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत आने के बाद वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का सदका था और ये तय था PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जनाब मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पहली टर्म जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी और दूसरी टर्म PMLN की होगी। तो उसी के मुताबिक पहली टर्म 2008 से 2013 उन्हें मिली, 2013 से 2008 से जो है वो 2013 से 2018 फिर पीपल्स पार्टी को वो PMLN को मिला। लेकिन हुआ ये कि पीपल्स पार्टी सुकड़ गई क्योंकि उसकी जो बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी का जिस तरह जो कायम हुई थी, लूट मार, करप्शन और उसके जिस तरीके से किस्से ज़बान ज़दे आम हैं और फिर एक बडेरों जागीरदारों खलबा और फिर उसमें कराची की तरक्की को उन्होंने मुकम्मल तौर पर जाम किया हुआ है और जकड़ दिया है कराची को भी, उससे अपनी कॉलोनी बनाया जा रहा है। एक कतरा कराची को इजाफी पानी का नहीं मिला। तो ये सारी बातों के बाद पीपल्स पार्टी से बात क्यों नहीं होगी, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि कराची को 400 अरब सालाना मिलने चाहिए, 4000 अरब का टैक्स देता है और आइन में नेशनल फाइनेंस कमीशन में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और बाकी सेकेंडरी सिटीज़ को भी बराह रास्त मरकज से मिलना चाहिए, सूबों के ज़रिए से नहीं मिलना चाहिए। हम सूबों के रहम करम पे नहीं हो तो क्या इन सारी बातों पर कौमी इत्तेफाक राय हो, ANP माने, JUI माने, जमात इस्लामी माने और PMLN माने, तो क्या पीपल्स पार्टी इस कौमी एजेंडे पर इत्तेफाक राय करेगी? फबेहा, हमारे दरवाजे खुले। इसीलिए 6 रुकनी कमेटी बनी है PMLN के साथ, जो दौरा था हमारा, एक चार्टर बनाएगी कौमी कंसेंसस इत्तेफाक राय बिल्ड करने के लिए कौमी एजेंडे पर। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परेशानी अगर हम देखें तो वो भी जायज दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि MQM जिस जमात के साथ इत्तेहाद करती है वो हुकूमत में आ जाते हैं, तो जानना तो सब यही चाहते हैं कि MQM के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है, MQM को इत्तलात कहां से मिलती है कि फलां जमात हुकूमत में जाने वाली है, इनसे अलायंस कर लेते हैं, हुकूमत उन्हीं की बनती है। देखिए, MQM ने इस मरतबा ये तय किया है कि हुकूमत में जाना, वजारतें लेना, ये इख्तिदार की सियासत जो है वो 2 वजारतें लेकर हम 3-3.5 करोड़ के शहर कराची, 50 लाख का शहर हैदराबाद और इसी तरीके से सक्कर, मीरपुर ख़ास और फिर पूरा सिंध हम कैसे खिदमत कर सकते हैं। बात होनी चाहिए आइनी इस्लाहात के पैकेज की, सियासी इस्लाहात के पैकेज की, आइनी तरामीम के पैकेज की और एक कौमी एजेंडे की, ताकि पार्लियामान ये रगमाल ना बने। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, कराची के 3-3.5 करोड़ अवाम यरगमाल ना बने। जो लड़ाइयाँ हुकूमत और अपोजिशन की होती है उसमें पूरा मुल्क हॉस्टेज हो जाता है, पूरे मुल्क की तरक्की जाम हो जाती है, पूरा मुल्क एक जगह पर आकर साकित हो जाता है, यहाँ से मुल्क को निकाल। तो ये हमने रियलाइज़ किया अपने तजुर्बे की रोशनी में और हमने PMLN ने जब हमें दावत दी तो मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती जो 140A की जो लिस्ट है बल्दियाती उमूर की, वो आइन में उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जैसे इंडिया और जर्मनी के आइन में है। तो ये आइनी इस्लाहात की बात हो रही है, यहाँ इख्तिदार हुकूमत साजी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो जिसका ड्यू शेयर है वो उसको मिलना चाहिए। कौमी मालियाती कमीशन तय कर दे, क्योंकि सूबाई मालियाती कमीशन जो है वो उसका कोई जिक्र आइन में नहीं है। जिक्र हो और वो सूबाई मालियाती
तो ये ठीक है डॉक्टर साहब, जब से मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इत्तेहाद की खबरें सामने आई हैं, तो डिफरेंट किस्म की इत्तलात भी हैं कि इस वक्त रिटेन करती दिखाई देगी हमें एमक्यूएम इन इंतखाबात में। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, शायद कोई एक आधी सीट पर निकाल सकें, बाकी क्लीन स्वीप करेंगे एमक्यूएम। देखिए ये वाली बात तो हमारे दरमियान हुई नहीं, ना PMLN ने कहा कि हमें कराची में ये सीट दें, ना MKM ने कहा। मेरे ख्याल में अब तो ये वक्त आ गया है कि PMLN को MKM को कहना चाहिए कि भाई फारूक भाई आप में से कोई आए और लाहौर से इलेक्शन लड़े। ये है कौमी यगानगत, ये है कौमी यकजहती, और यहाँ से अगर आगाज़ होगा, और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को भी अक़लियती कोटे तक महदूद ना रखें, अपनी बेटियों अपनी बहनों को भी उनकी ख़वातीन की रिज़र्व सीटों पर महदूद ना रखें, उन्हें भी जो जनरल सीटें हैं उस पर ज़्यादा मौका दें। तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक इत्तदाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान होगा जिसको हमें कायम करना है। हम अपने बुनियादी मकसद जिसके लिए हम कायम वापस आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।